प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर कांत किशोर कौशल, प्रवक्ता पूजा इंटर कॉलेज मलता गाजीपुर। बच्चों, आज कक्षा 10 के अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत का अध्ययन हम करेंगे। इसमें जो कंटेंट हमारा है, ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा के उत्तम स्रोत तथा अक्षय ईंधन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक स्रोत और नवीकरणीय तथा नवकरणीय स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम पिछली कक्षा में कार्य और ऊर्जा अध्याय में अध्ययन किए हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप कोई भी शारीरिक कार्य करते हो, जैसे आप साइकिल चला के स्कूल जाते हो, तो वहाँ भी आपको किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भोजन पकाने में हमको रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वाहन दौड़ाने में हमें रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ विद्युत संयंत्रों को चलाने में हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपने ऊर्जा के कई प्रकार यहाँ पर देखे। प्यारे बच्चों, हम एक मोमबत्ती पर विचार करेंगे जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। जब इस मोमबत्ती को जलाया जाता है तो यह मोमबत्ती ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में तथा अन्य उत्पाद जैसे धुएं और CO2 में बढ़ती है या परिवर्तित होती है। बच्चों, यह मोमबत्ती में जो ऊर्जा संचित हुई है वह रासायनिक ऊर्जा जो 3 भाग में बटी, एक ऊष्मीय ऊर्जा, एक आपकी प्रकाश ऊर्जा और तीसरा अन्य उत्पाद। क्या इन 3 ऊर्जाओं से पुनः रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह ऊर्जा एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के स्वरूप में विभक्त हुई है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार एक और उदाहरण है कि एक उबले हुए जल को गिलास में रखा जाए और थर्मामीटर रख दिया जाए। यदि उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय है और उसको 3-4 घंटे बंद कमरे में छोड़ दिया जाए, उसके बाद हम आके उसको वॉच करेंगे तो उसका टेम्परेचर हो सकता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। आखिर इतनी ऊष्मा कहाँ गई? क्या उस ऊष्मा को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। आखिर ये ऊष्मा गई कहाँ? इसका उत्तर है वातावरण में ये ऊष्मा गई है। बच्चों, प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा के अध्याय काल ऊर्जा में हमने यह भी पढ़ा है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है। केवल उसका एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप परिवर्तित होता है। इसका मतलब कि ऊर्जा न नष्ट होगी न उत्पन्न होगी, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न ऊर्जाओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। उन ऊर्जा स्रोतों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ऊर्जा की क्यों आवश्यकता होती है, इसका सभी का हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। प्रमुख रूप से यातायात के संसाधनों में, प्रकाश जलाने के लिए, उद्योग धंधों के लिए, कृषि कार्य के लिए आदि की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खाना बनाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, ऊर्जा के उत्तम स्रोत तथा अक्षय ईंधन की हम लक्षण के बारे में जानेंगे। ऊर्जा का उत्तम स्रोत की क्या क्या कंडीशन है? पहला, वह आसानी से उपलब्ध हो सके। दूसरा, वह आसानी से जल सके। तीसरा, उसके भंडारण और आवागमन की सुविधा आसान हो और वह पर्यावरण को प्रदूषित भी न करे। बच्चों, अब हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। ऊर्जा के पहला स्रोत पारंपरिक स्रोत है और दूसरा वैकल्पिक तथा गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं? वह स्रोत है जिसका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब उसका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी है, जो लाखों वर्ष पूर्व मिट्टी के अंदर दब गए थे, उसके अंतर्गत हम सबसे पहला पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। प्राचीन काल से ही इस ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका भंडारण सीमित है, इसको ये लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तीसरा, यह हमारे वायु को प्रदूषित भी करता है और यह स्रोत अनवीकरणीय है। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम है। अनवीकरणीय स्रोत का क्या अर्थ है जान लीजिए।
ऊर्जा का वह स्रोत जिसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। प्रदूषण और इससे हानियाँ क्या हैं देखिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं तथा इससे हमारे जल तथा मृदा संसाधन प्रभावित होते हैं। वातावरण में CO2 मुक्त होने के कारण देख रहे हैं आप मुक्त होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभावित होता है और हमारी धरती अत्यधिक गर्म हो जाती है। तो आपने देख लिया जीवाश्म ईंधन यह सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, प्राचीन काल से प्रयोग हो रहा है और लेकिन इसके प्रदूषण और हानियाँ भी हैं और इसकी एक सीमा है, अनवरत यह नहीं प्राप्त होगा। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे तापीय विद्युत संयंत्र। इसमें भी जीवाश्म ईंधन को ही जलाया जाता है। जीवाश्म ईंधन को जला के उसमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है और जल को उबालकर भाप बनाया जाता है और यह जब भाप प्राप्त हो जाता है तो टरबाइन में से घुमाकर इसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भाप विद्युत उत्पन्न प्रक्रिया का मॉडल आपके चित्र में प्रदर्शित है। इस मॉडल को ध्यान से आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। एक बाल देखिए लिया गया है, बाल में 3 छिद्रियाँ बना दी गई, 3 छिद्र कर दिए गए। इस छिद्र में धातु से पंखुड़ियों को काटकर वृत्ताकार यहाँ लगाया गया है। टेनिस बॉल लिखा है, टेनिस बॉल, बाल में धातु की पंखुड़ियाँ। इसके सेंटर में, बाल के सेंटर में एक तार डाला गया है, जिस तार पर यह बाल मुक्त रूप से घूमता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। इस बाल को आप देख रहे हैं, इस प्रकार एडजस्ट किया गया है कि चारों तरफ घूमे और इसको अपने डायनमो से हमने कनेक्ट किया है। इस डायनमो से एक विद्युत बल्ब भी आप देख रहे हैं कनेक्ट। अब देखिए एक कुकर लिया गया है, जीवाश्म ईंधन को जलाकर ऊष्मा पैदा की गई है। इसके अंदर जल जब उबल रहा है और उबलने के बाद यह भाप में कन्वर्ट हो रहा है। इस भाप को एक नली की सहायता से हम इन पंखुड़ियों पे डाल रहे हैं। पंखुड़ियों पे जो भाप पहुंचता है तो पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं और डायनमो जो इस पंखुड़ी से कनेक्ट है उसके शेफ्ट भी घूमने लगते हैं। जब यह घूमने लगता है तो हमारा विद्युत बल्ब ग्लो कर जाता है। तो यह आपका मॉडल की प्रक्रिया है। इसको एक बार और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि बाल को लिया है, उसमें 3 छिद्र बनाए हैं। इन 3 छिद्रों में आप धातु की पंखुड़ियों को कनेक्ट किए हुए हैं और इसको डायनमो से कनेक्ट है और डायनमो एक बिजली के बल्ब से कनेक्ट है। प्रेशर कुकर को जीवाश्म ईंधन की सहायता से गर्म करते हैं और इससे निकलने वाली गैस को नली के द्वारा इन पंखुड़ियों में डाला जाता है, जिससे ये पंखुड़ियाँ रोटेट करने लगती हैं और डायनमो के शिफ्ट इसके साथ घूमने लगते हैं और घूमते ही हमारे विद्युत बल्ब जलने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड है, देखिए तत्व स्थापना इसकी कहाँ होती है, जहाँ पर जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त। तीसरा आपका है जल विद्युत संयंत्र। इस संयंत्र का आप विद्युत आप आरेख देख रहे हैं, व्यवस्था आरेख। तो जल विद्युत संयंत्र में आप समझ चुके होंगे कि जल द्वारा विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। देखिए इसमें चित्र को ध्यान से देखिए, जलाशय, इसका मतलब कि जल को कहीं न कहीं नदी के पानी को कहीं न कहीं कलेक्ट किया जा रहा है भारी मात्रा में। कैसे कलेक्ट करेंगे? बांध को बना। तो यह देखिए पूरा जल कलेक्ट किया गया है। यह बांध का ऊपरी हिस्सा है और यह बांध का निचला हिस्सा है। करना क्या इसमें है, बांध के ऊपरी हिस्से से एक पाइप इसके आधार पर कनेक्ट की जाती है और उस आधार पर हमारा टरबाइन लगा हुआ। जब जो यहाँ पर जल है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, जब इसको छोड़ा जाता है बांध से ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से में जाने के लिए, तो वो बहुत तेज गति से हमारा टरबाइन घूमने लगता है और हमारा पावर हाउस इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जलाशय बांध बनाकर जल की स्थितिज ऊर्जा को संचित किया गया है। बांध के ऊपरी सिरे को बांध के निचले सिरे से पाइप से कनेक्ट किया गया है, जहाँ पर टरबाइन लगाया गया है। जब इसको छोड़ा जाता है तो टरबाइन बहुत तेज गति से घूमने लगता है और यह स्थितिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और यह विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर बात दे हमको फायदे क्या। बाद में जब पानी कलेक्ट किया जाता है तो सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सबसे पहला। दूसरा, उन क्षेत्रों में भी पानी या जल भेजा जा सकता है जहाँ पर जल का अभाव है। लाभ, यह एक पर्यावरण इको फ्रेंडली है, पर्यावरण हितैषी है। नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत किससे कहते हैं? अभी आप पढ़े अनवीकरणीय स्रोत जिसका दोबारा इस्तेमाल न करते, लेकिन नवीकरणीय स्रोत जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकिल किया जा सके, वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब इसके बाद इसकी हानियां क्या हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी हानि इसकी यह है कि बांध बनाने से उसके आसपास की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है। अब आइए जैव मात्रा बायोमास का अध्ययन करेंगे। तो जैव मात्रा, जल से आप जैविक चीजें हैं इसमें मिलेंगी। तो लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले, ये सभी ईंधन हमको पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं। तो जो भी ईंधन हमको पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव मात्रा कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन की भांति ये अभी हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। कैसे करते हैं? अम्लीय वर्षा इसके कारण होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित होता है और जिसके कारण हमारी धरती काफ़ी गर्म हो जाती है। अब देखिए बायोमास या जिसे आप बायोगैस भी कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? फल, सब्जियों और पौधों के अवशिष्ट, पशुओं और मानव के मलमूत्र तथा अन्य अवशिष्टों से बायोगैस का निर्माण किया जाता है। इसकी लाभ क्या है? साफ और स्वच्छ ईंधन है, कचरा को समाप्त करता है और जैविक खाद बनाता है। तो बायोमास की बहुत लाभ है। आप आगे चल के इसके संयंत्र को भी देखने जा रहे हैं। जैव गैस संयंत्र, जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है या गोबर गैस प्लांट के नाम से भी प्रचलित नाम से इसको जाना जाता है। इस चित्र को देखिए, ये ईंट की गुंबद आकार की एक आकृति है जिसको मिट्टी के अंदर इसके पार्ट हैं। इस गुंबद आकार के घिरे पार्ट को डाइजेस्टर कहते हैं। इसकी एक ओर मिश्रण टंकी लगी हुई है और दूसरे ओर निर्गम टंकी लगी हुई है और इसमें आप एक देख रहे हैं पाइप भी कनेक्ट है, इससे गैस का निर्गम किया जाएगा। तो कैसे इसकी क्रिया विधि है इसको आप देखेंगे। कर्दम इसे कहते हैं, गोबर और जल का गाढ़ा घोल बनाया जाता है, उसे कर्दम कहा जाता है। इस टंकी की साथ मिश्रण टंकी से कर्दम को आप डाइजेस्टर में भेज रहे हैं। डाइजेस्टर वह स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन का पूर्णता अभाव होता है। यहाँ कोई भी जंतु ऐसा जीवित नहीं रह सकता जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जो जीव यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के जीवित हैं, ये हमारे कर्दम के जटिल यौगिकों का विघटन करते हैं और कुछ दिनों बाद विघटन के हमको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड की गैसें प्राप्त होती हैं, जिसे इस गैस निर्गम टंकी से बाहर निकाला जाता है। शेष आप देख लीजिए, इसके बाद जो निर्गम टंकी है, कुछ दिन बाद यह गोबर गैस यह गोबर और जल का मिश्रण जो यहाँ इस पार्ट में आया है, उर्वरक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आप यह गैस संयंत्र को समझ चुके हैं। एक बार और उसको देख लीजिए। कर्दम क्या है? गोबर और जल का मिश्रण है, गाढ़ा घोल है। इसको मिश्रण टंकी से डाइजेस्टर में डाला गया है और इस डाइजेस्टर में आप वही जीव जीवित रहेंगे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और यह जटिल यौगिकों का विघटन करते हैं। जैव गैस संयंत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार हमको गैस यहाँ से मीथेन की गैस मिली हुई है और यहाँ से हमको खाद्य उर्वरक प्राप्त हुआ है। अब आगे इसको जैव संयंत्र में आपने देखा है जो गुंबद आकार की संरचना है, मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का गाढ़ा घोल है। आप देख चुके डाइजेस्टर में ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ जटिल यौगिकों का विघटन हो रहा है। अपघटन के बाद
आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिली हुई है। अब हम आगे पवन ऊर्जा के बारे में अध्ययन करें। पवन को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हवा में जब गति आती है या हवा में जब गतिशीलता होती है वहाँ पवन प्राप्त होता है या हवा प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा पवन के बहाव की गतिज ऊर्जा को इस्तेमाल करके जिस ऊर्जा को बनाया जाता है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? कुएं से पानी खींचने में, अनाज की चक्की चलाने में, टरबाइन घुमाकर विद्युत बनाने में। आप देख रहे हैं ये पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, फैन लगे हुए हैं जो पवन हवा के छोटे से हवा के बहाव से चलते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपकी आटा की चक्की लगेगी जो उसकी सहायता से घूमकर गेहूँ को पिसेगी और अन्य जल का भी कार्य यहाँ किया जाएगा। इससे हानियाँ भी बहुत सारी हैं, या इसकी लिमिट क्या है यह जान लीजिए। या वहीं पर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जहाँ पर हवा 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। दूसरा, इसके लिए भूमि की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यह अत्यधिक शोर उत्पन्न करता है और पंछियों के लिए यह जानलेवा है। डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है तथा भारत का पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में 5वां स्थान है। तो पवन ऊर्जा की अपनी एक सीमाएं, हर जगह नहीं से अडॉप्ट किया जा सकता है, यह काफ़ी महंगा भी है, इससे काफ़ी भूमि की भी नुकसान होते हैं। अब तक आप पवन ऊर्जा तक आपने पढ़ा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में सभी अध्ययन कर लिया, जिसके अंतर्गत आपने जीवाश्म ईंधन को पढ़ा है, तापीय विद्युत संयंत्र को पढ़ा है, उसके बाद जल विद्युत संयंत्र को पढ़ा है, तो उसके बाद जैव मात्रा को पढ़ा है और लास्ट में आप पवन ऊर्जा को पढ़ें। अब हम ऊर्जा के वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके दादा दादी आप जानते हैं कि किससे यात्रा करते थे? बैलगाड़ी से। पानी कैसे पीते थे? हैंडपाइप से या कुएं से। मनोरंजन कैसे करते थे? खेल कूद के द्वारा। आप कैसे मनोरंजन करते हैं? मोबाइल और टेलीविज़न देख। आप पानी कैसे पीते हैं? समरसेबुल से पिएंगे, फिल्टर से पिएंगे या मोटर से पानी निकला हुआ पीते हैं। आप यात्रा कैसे कर रहे हैं? एरोप्लेन में, बस में, ट्रेन में। लेकिन आपके दादा दादी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप यह बताइए कि किस आधुनिक समय में, प्यारे बच्चों, किस स्रोत से ऊर्जा अधिक खर्च हो रही है? आप खुद जान रहे हैं कि आधुनिक समय में जो भी उपकरण, जो भी संसाधन प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा खर्च हो रही है। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और गैर परंपरागत स्रोतों की खोज की गई। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उद्योगों की उन्नति होती गई, नई ऊर्जा स्रोतों की मांग में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज भी बहुत तेजी से की जाने लगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की एक सीमित मात्रा है, उसका प्रयोग ज़्यादा संभव नहीं है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम सौर ऊर्जा पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा से मतलब आप जान चुके हैं कि सूर्य से संबंधित ये ऊर्जा है। सूर्य विशाल मात्रा में ऊर्जा को वितरित करता है। इसका लघु भाग हमारे पृथ्वी के बाहरी वातावरण, बाहरी परत द्वारा शोषित किया जाता है और शेष आधा भाग वातावरण द्वारा ही वो अवशोषित कर लिया जाता है। सौर ऊर्जा युक्तियों में सौर कुकर, सौर सेल या सौर पैनल और सौर ऊर्जा युक्तियों को हम पढ़ेंगे। सौर कुकर ऊष्मा एकत्रित करता है, सौर सेल, सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर ऊर्जा युक्तियों में आप अक्सर देखे होंगे वो काले पृष्ठ से रंगा रहता है। क्यों? क्योंकि काला पृष्ठ ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अच्छा शोषक है और सूर्य की विकिरण को फोकसित करने के लिए वहाँ पर एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसका ताप और उच्च हो जाता है। अब आप सौर कुकर का चित्र देख रहे हैं। यह ऊष्मारोधी एक बॉक्स है जिसकी आंतरिक तथा बाह्य पार्ट को काले रंग से रंगा गया है। बॉक्स के ऊपर कांच की एक शीट लगाई गई है, क्योंकि जो भी ऊष्मा इसके द्वारा अवशोषित की गई है वह बाहर न निकल पाए। इसके ऊपर आप एक दर्पण देख रहे हैं। दर्पण आप इस प्रकार समायोजित किया गया है कि अधिकतम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सके और बॉक्स को उच्चता दे सके या बॉक्स में उच्चता बना सके। तो सौर कुकर आप देख रहे हैं, ऊष्मारोधी बॉक्स
इसको काले रंग से बाहरी और भीतरी दीवार को पेंट किया गया है। इस पर कांच की एक शीट है। उसका कारण है कि जो भी ऊष्मा अवशोषित है बाहर न निकले। और एक दर्पण रखा गया है जो हमारे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित जो ग्रहण कर परावर्तित कर रही है, जिससे बॉक्स उच्च ताप प्राप्त कर सके। अब इसके बाद आप देख रहे हैं इसके लाभ क्या है। जीवाश्म ईंधन की बचत हो रही है और यह प्रदूषण मुक्त है। लेकिन इससे हानि क्या है, रात में सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पर निर्भर रहेंगे तो रात का भोजन आपको मिलना मुश्किल है। अब आइए सौर सेल क्या करता है, यह आपको सूर्य ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक प्रारूपी सेल में 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक की वोल्टता उत्पन्न की जा सकती है, जिसकी सहायता से 0.7 वाट की बिजली पैदा हो सकती है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल को संयोजित कर लिया जाता है तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। चित्र में आप देख रहे हैं सौर पैनल लगा हुआ है। इस सौर पैनल में कई सौर सेल लगे हुए हैं। यह काले रंग का होता है। इसमें सिलिकॉन की एक विशिष्ट धातु लगी हुई होती है जो ऊष्मा का अच्छा शोषक है। तो सिलिकॉन की विशिष्ट धातु लगी है और ऊष्मा का अच्छा शोषक है। आप इस सौर पैनल को देख लीजिए। अब आगे देखिए इसका उपयोग क्या है। मानव निर्मित जितने भी उपग्रह हैं उसमें सौर सेल का प्रयोग किया जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल, कैलकुलेटर और बच्चों के खिलौने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी संचार संयंत्र हैं वहां पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अब आइए बच्चों हम अगला समुद्र से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समुद्र से निकलने वाली ऊर्जा 3 है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ज्वार भाटा शब्द आप देख रहे हैं, तो ज्वारीय ऊर्जा हमें ज्वार भाटा के कारण प्राप्त होती है। कैसे इसको निर्माण किया जाता है, सागर के संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाकर इसका निर्माण किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तरंग ऊर्जा में आइए, समुद्र की तरंगों को ट्रैक करके प्राप्त होने वाली ऊर्जा तरंग ऊर्जा कहलाती है, जो टरबाइनों की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। अब अगला आपका है महासागरीय ऊर्जा। महासागर के पृष्ठ के ताप और गहराई के ताप के अंतर को तापीय ऊर्जा कहते हैं। तापीय ऊर्जा को विद्युत संयंत्र के उपयोग करके इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इस संयंत्र का नाम ओटेक है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। इसकी सहायता से किया जाता है। बच्चों, पृष्ठ के ताप और गहराई के ताप का अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए तथा जो डिस्टेंस है आपकी पृष्ठ और गहराई की वह 2 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। तो आप 3 प्रकार की ऊर्जा देख रहे हैं समुद्र से, ज्वारी, महासागरी और ज्वारी महासागरी ऊर्जा को आप देख रहे हैं 2 है। अब आइए भूतापीय ऊर्जा। थर्ड, भूतापी यानी भू मतलब पृथ्वी है, तो धरती के गर्म स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर कुछ गर्म स्थान होते हैं, वहां पर यह ऊर्जा प्राप्त होती है। जब भूमि का जल तप्त स्थल के संपर्क में आता है तो वहां पर भाप उत्पन्न होती है। यह भाप चट्टानों के बीच जब फंस जाती है तो एक दाब उत्पन्न करती है। इस दाब को पाइपों द्वारा निकाला जाता है जो टरबाइन को घुमाता है और हमारी विद्युत को उत्पन्न करता है। तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में आप जान लिए हैं। जहां पर पृथ्वी के अंदर गर्म स्थान है, जब जल उसके संपर्क में आएगा तो वह भी भाप में कन्वर्ट होगा और जब भाप चट्टानों में फंसेगी तो चट्टान की दाब बढ़ेगी और उस दाब को ही पाइप द्वारा निकाल के टरबाइन घुमाकर विद्युत पैदा की जाती। प्यारे बच्चों, अब आप नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा के महत्व को पहले हम जान लें। नाभिकीय ऊर्जा असीमित ऊर्जा है, खत्म न होने वाली ऊर्जा है, जबकि जीवाश्म ईंधन एक सीमित सीमा तक प्राप्त होती है। इसलिए इस ऊर्जा का आधुनिक समय में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो यह ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, देखिए। नाभिकीय अभिक्रियाओं में मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं।
यह ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा, पहला नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट है, यह जीवाश्म ईंधन के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है या उसकी पूर्ति कर रहा है। अब नाभिकीय विखंडन के बारे में हम पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन का अर्थ है टूटना। इस प्रक्रिया में भारी परमाणु, जैसे क्या है, एक उदाहरण लिया गया यूरेनियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स से बमबारी कराकर तोड़ा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। उत्तर प्रदेश के ननौरा में यह नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है। सबसे बड़ा लाभ इसका यह है कि यह नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त करती है। इसका उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा आपको मिल रही है और उत्तर प्रदेश के ननौरा में इसका स्थान है। अब आइए नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में आप जान रहे हैं, दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है और इस दो हल्के नाभिक जब संयुक्त होते हैं तो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारे की विशाल ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बंध भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो यह किस प्रकार के, क्या यह रिसाइकिल हो सकता है कि नवीकरणीय स्रोत है कि अनवीकरणीय स्रोत है? तो यह आपका नवीकरणीय स्रोत है। लाभ क्या इससे है? नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे आपके जीवाश्म ईंधन की बचत हो रही है। हानि क्या है? नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर सदा बना रहता है। प्यारे बच्चों, आप अभी नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं को पढ़ रहे थे। यह जीवाश्म ईंधन के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। इससे प्रचुर मात्रा में आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर अपार ऊर्जा दे रहे हैं। इसी तरह नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जैसे जुड़कर एक विशाल ऊर्जा को भी दे रहा है। ये ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। इसके बाद बच्चों आगे हम पढ़ेंगे कि अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत क्या है। जैसे अनवीकरणीय स्रोत में आप जान रहे हैं लकड़ी, कोयला और प्राकृतिक गैस, इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक इसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दोबारा प्रयोग भी नहीं होगा और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में वे ऊर्जा स्रोत जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसे आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे आपने तापीय विद्युत संयंत्र को पढ़ा, सौर कुकर वाला, उसके बाद जल विद्युत संयंत्र के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद आप महासागरीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए। इसका पुनर्जनन हो सकता है। इस प्रकार बच्चों आपने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अध्ययन किया है। आगे के अध्याय में बाकी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।